आज के मार्केट को अगर एक लाइन में समझें तो पूरा दिन अनिश्चितता, डर और बिकवाली के बीच झूलता हुआ नजर आया। सुबह हल्की उम्मीद जरूर दिखी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हर छोटी तेजी पर बिकवाली हावी होती चली गई और अंत में बाजार करीब 1% गिरकर बंद हुआ। ग्लोबल संकेत पहले से ही कमजोर थे क्योंकि रात में अमेरिकी बाजार ऊंचे स्तर से फिसल गए थे। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने निवेशकों के सेंटिमेंट को और ज्यादा दबाव में डाल दिया। यही वजह रही कि बाजार खुलते समय ही एक नेगेटिव अंडरटोन बना हुआ था। पूरी दुनिया का फोकस इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रही स्थिति पर है। 14 दिन के सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने वाली थी, जिससे ये डर बना हुआ था कि कहीं फिर से बड़ा टकराव शुरू न हो जाए। इसी अनिश्चितता ने ट्रेडर्स को सतर्क बना दिया। भारतीय समय के हिसाब से ये सीज फायर 23 तारीख सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच खत्म होना था। जैसे जैसे ये समय नजदीक आया, बाजार में बेचैनी बढ़ती गई, निवेशक नई पोजीशन लेने से बचते नजर आए और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती चली गई। इस बीच एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला जब डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर को एक्सटेंड करने का फैसला लिया। पहले जहां हमले की चेतावनी दी जा रही थी, वहीं अब बिना किसी तय समय सीमा के सीज फायर बढ़ा दिया गया। इसने बाजार को और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया। सीज फायर एक्सटेंशन की सबसे बड़ी बात यह रही कि इसकी कोई नई डेडलाइन तय नहीं की गई। साफ कहा गया कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक ये जारी रहेगा। यानी स्थिति कब तक ऐसी रहेगी, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत के लिए आने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि दबाव और धमकी के साथ बातचीत संभव नहीं है। इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच दूरी अभी भी बनी हुई है। अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक कोई फाइनल डील नहीं होती। ये वही रूट है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है, इसलिए इसका असर सीधे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। इसी कारण कच्चे तेल की कीमतें करीब $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं। तेल के महंगे रहने का मतलब है कि भारत जैसे देशों पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा और कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। यही चीज इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव साबित होती है। ईरान की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल से आता है, लेकिन ब्लॉकेट की वजह से वो तेल बेच नहीं पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे करीब $500 मिलियन प्रति दिन का नुकसान हो रहा है। ये लंबे समय तक टिकने वाली स्थिति नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर भारतीय बाजार पर देखने को मिला। निफ्टी पूरे दिन 24,400 के अहम सपोर्ट को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी घंटे में ये स्तर टूट गया और इंडेक्स 24,378 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी दबाव से नहीं बच पाया और 757 अंकों की गिरावट के साथ 78,516 पर बंद हुआ। इसका मतलब है कि बड़ी कंपनियों में भारी बिकवाली देखने को मिली और निवेशकों ने जोखिम कम करने का फैसला लिया। आज की सबसे बड़ी कमजोरी आईटी सेक्टर में दिखी, जहां इंडेक्स करीब 5% टूट गया। टेक कंपनियों में अचानक भरोसा कमजोर पड़ा और निवेशकों ने तेजी से पैसे निकालने शुरू कर दिए। HCL टेक के नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके बाद शेयर करीब 11% टूट गया। इसका असर पूरे सेक्टर पर पड़ा और इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा भी दबाव में आ गए। रिजल्ट सीजन का असर बाकी कंपनियों पर भी दिखा, जहां परसिस्टेंट सिस्टम्स और टाटा एलसी जैसे शेयरों में गिरावट देखने को मिली। निवेशक फिलहाल नतीजों को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। हालांकि पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं थी, क्योंकि मिड कैप शेयरों ने मजबूती दिखाई। मिड कैप इंडेक्स बढ़कर बंद हुआ, जिससे पता चलता है कि बाजार में चुनिंदा खरीदारी अभी भी जारी है। NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:2 रहा, यानी बढ़ने वाले शेयर गिरने वालों से ज्यादा थे। कुछ स्टॉक्स ने शानदार प्रदर्शन भी किया, जैसे BEML को 590 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला, जिससे उसमें तेजी आई। वहीं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को इंटरनेशनल ऑर्डर मिलने से उसमें भी जोरदार उछाल देखा गया। शुगर सेक्टर में भी तेजी दिखी, क्योंकि सरकार ने 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में संकेत दिए। बलरामपुर चीनी मिल्स जैसे शहरों में इसी खबर के चलते खरीदारी देखने को मिली। दिन के आखिरी घंटे में बाजार में गिरावट तेज हो गई, जिसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय खबरें मुख्य कारण रही। खासकर ईरान से जुड़ी घटनाओं ने निवेशकों को डरा दिया और क्लोजिंग से पहले तेज बिकवाली देखने को मिली। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति में अनिश्चितता सबसे बड़ा फैक्टर है। जब तक तेल की कीमतें ऊंची रहेंगी और मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा, तब तक बाजार में दबाव बना रह सकता है। इसलिए फिलहाल ये माहौल बियर यानी गिरावट पर दाव लगाने वालों के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है। अगली खबर, मूडीज एनालिटिक्स के मुताबिक भारत की ग्रोथ आने वाले सालों में धीरे धीरे मॉडरेट हो सकती है, जहां 2025 में 7.5% से घटकर 2026 में 7%, 2027 में 6.5% और 2028 तक 6.3% रहने का अनुमान है। लेकिन इसके बावजूद भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी स्लो डाउन देखने को मिलेगा, जहां ग्रोथ 2025 के 4.3% से घटकर 2026 में 3.8% और 2027 में 3.6% तक आ सकती है, जिसका मुख्य कारण कमजोर डोमेस्टिक डिमांड और धीमी पड़ती एक्सपोर्ट ग्रोथ है।
महंगाई और रोजगार पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है, जहां 2026 में महंगाई 4.5% तक पहुंच सकती है और बेरोजगारी दर 7% हो सकती है, जिसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट तनाव, महंगे कमोडिटी प्राइस और सप्लाई डिसरप्शन जैसे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। सरकार ने अब एयरलाइंस कंपनियों को पारंपरिक एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल में सैफ मिलाने की मंजूरी दे दी है, जिससे हवाई ईंधन को ग्रीन बनाने के दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसका मतलब है कि अब विमान कम प्रदूषण करने वाले मिश्रित ईंधन पर उड़ान भर सकेंगे, जिससे पर्यावरण पर दबाव घटेगा। सैफ एक ऐसा ईंधन है जो खेती के अवशेष, इस्तेमाल किए गए तेल और अन्य जैविक स्रोतों से तैयार होता है, यानी वेस्ट से वैल्यू बनाने वाला फ्यूल। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, इसलिए बढ़ते एयर ट्रैवल के बीच इसे पर्यावरण के लिए एक जरूरी समाधान माना जा रहा है। इस फैसले से सिर्फ प्रदूषण ही कम नहीं होगा, बल्कि नई इंडस्ट्री, निवेश और रोजगार के मौके भी बनेंगे। खासकर किसानों और बायोफ्यूल सेक्टर को फायदा मिलेगा। हालांकि फिलहाल सैफ महंगा है और सप्लाई सीमित है, इसलिए इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा और आगे सरकार ब्लेंडिंग के लिए तय लक्ष्य भी ला सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस के तिमाही नतीजों में एक मिलीजुली तस्वीर देखने को मिली है। कंपनी की आय 9.4% बढ़कर 6,554 करोड़ रुपए और ईबीटीएफ 14.4% बढ़कर 1,283 करोड़ रुपए रहा। साथ ही मार्जिन भी 18.73% से बढ़कर 19.59% हो गया, जो ऑपरेशनल मजबूती दिखाता है। हालांकि नेट प्रॉफिट 77.7% गिरकर 263 करोड़ रुपए रह गया, क्योंकि पिछले साल 578 करोड़ रुपए की एक्सेप्शनल इनकम और सब्सिडियरी बिक्री का फायदा मिला था। कंपनी ने निवेशकों को 17.5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया है, जबकि स्टॉक 1% चढ़कर 1,527 रुपए पर बंद हुआ, जो अभी भी अपने 52 वीक हाई 2,004 रुपए से नीचे है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के नतीजों में हल्की कमजोरी और मजबूती दोनों का मिश्रण देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा मामूली घटकर 814 करोड़ रुपए से 805 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन नेट प्रीमियम आय 16% बढ़कर 23,861 करोड़ रुपए से 27,684 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो बिजनेस ग्रोथ का साफ संकेत है। कंपनी के हर हिस्से में ग्रोथ दिखी है, चाहे नई पॉलिसी हो, पुरानी पॉलिसी का रिन्यूअल हो या एक बार में लिया गया प्रीमियम। सॉल्वेंसी रेशियो थोड़ा घटकर 190% हुआ है, लेकिन इसे ऐसे समझे कि कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों के क्लेम चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा है, इसलिए फिलहाल कोई चिंता वाली बात नहीं है। कजारिया सिरेमिक्स ने संकेत दिया है कि 30 अप्रैल 2026 की बोर्ड मीटिंग में शेयर बायबैक प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। आसान भाषा में समझें तो कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीद सकती है, जिससे शेयर धारकों को अतिरिक्त रिटर्न मिल सकता है और शेयर की कीमत को सपोर्ट मिल सकता है। आईरिडा के शेयर में आज करीब 9% की तेज उछाल आई और ये 140.65 रुपए तक पहुंच गया, जबकि पिछले एक महीने में ही स्टॉक करीब 26% चढ़ चुका है। इस तेजी के पीछे कंपनी का मजबूत बिजनेस अपडेट है, जिसने निवेशकों का भरोसा और बढ़ा दिया है। कंपनी का लोन सैंक्शन 9% बढ़कर 51,883 करोड़ रुपए और लोन डिसबर्समेंट 16% बढ़कर 34,946 करोड़ रुपए पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल लोन बुक 22% बढ़कर 93,075 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो बताता है कि कंपनी का बिजनेस तेजी से फैल रहा है। टेक्निकल तौर पर 140 रुपए के पास बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मजबूती से निकलता है तो 144 से 155 रुपए तक की तेजी दिख सकती है। वहीं नीचे 127 से 130 रुपए का स्तर मजबूत सपोर्ट है, इसलिए एक्सपर्ट्स मौजूदा निवेशकों को होल्ड और नए निवेशकों को थोड़ा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। टेक महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 36 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है और इससे पहले 15 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया जा चुका है। यानी अगर एजीएम में मंजूरी मिलती है तो पूरे साल का कुल डिविडेंड 51 रुपए प्रति शेयर हो जाएगा, जो कंपनी की मजबूत कैश पोजीशन दिखाता है। डिविडेंड पाने के लिए रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई 2026 तय की गई है, यानी इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास शेयर होंगे वही इसका फायदा उठा पाएंगे। अगर मंजूरी मिलती है तो 14 अगस्त 2026 तक निवेशकों के खाते में डिविडेंड आ सकता है। जिंदल स्टील के शेयर में आज हल्की गिरावट देखने को मिली, जब ब्रोकरेज नोवामा ने स्टॉक की रेटिंग बाई से घटाकर रिड्यूस कर दी। शेयर 1277 रुपए पर बंद हुआ और नया टारगेट 1154 रुपए दिया गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 10% तक की गिरावट की संभावना दिखाता है। ब्रोकरेज ने 2026, 27 और 28 के लिए ईबीटीएफ एस्टिमेट्स 5%, 11% और 8% तक घटा दिए हैं, क्योंकि आगे स्टील की कीमतों में कमजोरी मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। हालांकि लंबी अवधि में कंपनी की ग्रोथ स्टोरी बनी हुई है, क्योंकि पिछले एक साल में शेयर करीब 40% चढ़ चुका है। मिड कैप शेयरों में आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी ने जबरदस्त तेजी दिखाई, जहां शेयर 483 रुपए से बढ़कर 560 रुपए तक पहुंचा, यानी करीब 16% की उछाल। खास बात यह रही कि वॉल्यूम 3 लाख से बढ़कर 50 लाख शेयरों तक पहुंचा, जिससे भारी खरीदारी का संकेत मिला।
IRMENG में भी लगभग 16% की तेजी देखने को मिली, जहां शेयर 211 रुपए से बढ़कर 243 रुपए तक पहुंचा। यहां भी वॉल्यूम 3 लाख से बढ़कर 47 लाख शेयरों तक पहुंचा, जिससे साफ है कि निवेशकों की मजबूत इंटरेस्ट बनी रही। HSBC अब कनारा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। फिलहाल कनारा बैंक के पास 36.5% और HSBC के पास 25.5% हिस्सेदारी है, जिसे बढ़ाने के लिए कंपनी नए शेयर जारी करने या मौजूदा हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर सकती है। अगर ये डील होती है तो ये भारत के तेजी से बढ़ते इंश्योरेंस बाजार में एक बड़ा कदम होगा। इससे कंपनी को टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट लॉन्च और विस्तार के लिए ज्यादा ताकत मिल सकती है। ट्रेंड के शेयरों में आज हल्की तेजी देखने को मिली और कारोबार के दौरान ये करीब 2.45% चढ़कर 4,498 रुपीस तक पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह ये उम्मीद है कि कंपनी अपने Q4 नतीजों के साथ पहली बार बोनस इशू और डिविडेंड का ऐलान कर सकती है, जिससे निवेशकों में पहले से उत्साह दिख रहा है। बोनस इशू का मतलब होता है कि निवेशकों को बिना अतिरिक्त निवेश के अतिरिक्त शेयर मिलते हैं, इसलिए ऐसे मौके पर शेयर में पहले से खरीदारी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि ट्रेंड का वैल्यूएशन पहले ही काफी ऊंचा हो चुका है, इसलिए नतीजों या बोनस के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। वेदांता और अडानी ग्रुप के बीच जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण को लेकर मामला अब निर्णायक मोड़ पर आ गया है। NCLAT ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे आने वाले समय में बड़ा असर दिख सकता है। वेदांता का दावा है कि उसने 17,926 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ रुपए की बोली से काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद अडानी ग्रुप को चुना गया, जिस पर वेदांता ने सवाल उठाए हैं, जबकि लेंडर्स का कहना है कि ये फैसला उनकी कमर्शियल जजमेंट के आधार पर लिया गया है। बाजार में इस समय पूरी चाल रिजल्ट आधारित हो गई है, जहां मजबूत नतीजों की उम्मीद वाले शेयरों में पहले से खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम सूत्रों के अनुसार फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और FMCG सेक्टर में खास एक्टिविटी देखी जा रही है। मनप्पुरम फाइनेंस में मजबूत गोल्ड लोन और रिटेल बिजनेस के चलते अच्छे नतीजों की उम्मीद है, इसलिए इसमें खरीदारी दिख रही है। वहीं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर में मजबूत ऑर्डर बुक और मार्जिन के कारण निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। FMCG सेक्टर में वरुण बेवरेजेस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में गर्मी के मौसम के चलते डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। आमतौर पर इस समय ठंडे पेय और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ती है, जिसका असर कंपनी के नतीजों में दिख सकता है। हैवेल्स इंडिया के नतीजों ने बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज दिया, जहां कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 734 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान 408 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा था। इसी वजह से शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी की आमदनी 6,705 करोड़ रुपीस रही, जो पिछले साल 6,544 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हालांकि अनुमान 7,246 करोड़ रुपए का था। EBITI 730 करोड़ रुपीस रहा और EBITI मार्जिन 10.8% रहा, जो अनुमान 8.6% से बेहतर है, लेकिन पिछले साल के 11.6% से थोड़ा कम है। वहीं कंपनी ने निवेशकों को कुल 10 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। बैटरी सेक्टर में आज बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी करीब 17% चढ़ा और एक्साइड इंडस्ट्रीज में करीब 7% की मजबूती आई। इसका मुख्य कारण लिथियम आयन बैटरी बिजनेस को लेकर पॉजिटिव खबरें रहीं। अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी 2027 के अंत तक 2 GW क्षमता की अपनी पहली गीगा फैक्ट्री शुरू करने की तैयारी में है। साथ ही कंपनी 80 देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाने और डेटा सेंटर और टेलीकॉम जैसे हाई डिमांड सेक्टर पर फोकस कर रही है। GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में आज भारी गिरावट आई और ये 10% टूटकर लोअर सर्किट पर 374.10 रुपीस पर लॉक हो गया। शेयर 415.65 रुपीस से गिरकर इस स्तर तक पहुंचा, जिसे निवेशकों में घबराहट साफ दिखी। दिलचस्प बात ये रही कि आज ट्रेडिंग वॉल्यूम 4 लाख से बढ़कर 9 लाख शेयरों के पार पहुंच गया, यानी सामान्य से दुगनी एक्टिविटी हुई। हालांकि पिछले एक साल में शेयर करीब 21% चढ़ चुका है, इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड पूरी तरह कमजोर नहीं कहा जा सकता। ज़ीरोधा ने अपने 01 नेटवर्क प्रोग्राम को बंद करने का फैसला किया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिलकर फाइनेंशियल और अन्य विषयों पर शो बनाता था। कंपनी का कहना है कि इस मॉडल में रेगुलेटरी अनिश्चितता ज्यादा थी। अब ज़ीरोधा पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी इन हाउस चलाएगा, यानी सभी चैनल और प्लेटफॉर्म कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे। इससे कंपनी को ब्रांड और कंटेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा और कंप्लायंस से जुड़े रिस्क कम होंगे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को 350 करोड़ रुपीस का नया डिफेंस ऑर्डर मिला है। डिफेंस सेक्टर में सरकार का फोकस लगातार बढ़ रहा है, खासकर मेक इन इंडिया पहल के तहत। ऐसे में प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स जैसी कंपनियों को आने वाले समय में और बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बनी हुई है।
सरकार अब निजी अस्पतालों की मनमानी बिलिंग पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है, क्योंकि लगातार ओवरचार्जिंग की शिकायतें सामने आ रही थी। कई मामलों में सिरिंज, ग्लव्स और कैन्युला जैसे बेसिक सामान पर भी 10 से 30 गुना ज्यादा कीमत वसूली जा रही है, जिससे मरीजों पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सरकार मेडिकल उपकरणों पर मार्जिन कैप लगाने पर विचार कर रही है, यानी अस्पताल कितने प्रतिशत तक मुनाफा जोड़ सकते हैं, इसकी सीमा तय की जा सकती है। इस लिस्ट में पेसमेकर और हार्ट वॉल्व जैसे महंगे डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं, जिससे इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है। ऑटो सेक्टर को लेकर एलारा कैपिटल ने अपनी टॉप पसंदीदा कंपनियों में आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी को शामिल किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन कंपनियों में मार्केट शेयर, प्रोडक्शन और नई लॉन्चिंग के दम पर आगे ग्रोथ की अच्छी संभावना है। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में ऊनो मिंडा, गैब्रियल इंडिया मिंडा कॉर्पोरेशन और सोना BLW प्रिसिजन फॉर्जिंग्स को टॉप पिक्स बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय खास फोकस मार्केट शेयर पर है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर सेगमेंट में मुकाबला काफी तेज हो गया है। मारुति सुजुकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की योजना और संभावित कीमत बढ़ोतरी पर बाजार की नजर है। अगर कंपनी कीमत बढ़ाती है तो इससे उसके मार्जिन में सुधार हो सकता है, लेकिन डिमांड पर थोड़ा। एक बड़ा ग्लोबल डील जो इंडिया के लिए गर्व की बात है। Amazon ने भारतीय चावल किसानों के साथ $30 मिलियन यानी करीब 280 करोड़ रुपए का कार्बन क्रेडिट डील साइन किया है। ये इंडिया में एग्रीकल्चर लिंक्ड कार्बन क्रेडिट का अब तक का सबसे बड़ा डील है। ये डील गुड राइस अलायंस के जरिए हुई है, जो बेयर, जेन जीरो और शेल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का कोलैबोरेशन है, जिसे सिंगापुर की तमसेक का सपोर्ट है। 13,000 से ज्यादा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को ट्रेनिंग और फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। डील के तहत Amazon को 6,85,000 से ज्यादा कार्बन रिमूवल क्रेडिट्स मिलेंगे। इस डील में फार्मिंग प्रैक्टिस बदलने पर फोकस है। ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी पैडी फील्ड्स को पूरे समय पानी में डुबोने की बजाय बीच बीच में सूखने दिया जाएगा। इससे मीथेन एमिशन कम होता है, जो पारंपरिक राइस फार्मिंग का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। क्रॉप यील्ड पर कोई असर नहीं पड़ता।